अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी मज़ीद जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक नया प्रोजेक्ट। और इस सीरीज़ का मकसद ये है कि वो लोग जो कि फाइनेंशियली तौर से परेशान हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हों, कंप्यूटर की कुछ स्किल सीख के आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज़ करें कि आपका प्रोफेशन एज एन अकाउंटेंट है, तो जावा स्क्रिप्ट सीख के जो कि कम्प्लीमेंट करेगा आपके प्रोफेशन को, और अगर कम्प्लीमेंट ना भी करे तो कुछ स्किल सीख के आप इंटरनेशनली काम कर सकते हैं, बाहर से फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं। आपका सीवी अच्छा होगा, आपको अगर आप बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपकी सीवी अच्छी होगी और चांसेस बढ़ेंगे। और वो लोग जो नहीं भी जा सकते, वो इस स्किल में इजाफा करके कुछ आईटी स्किल सीख के फ्रीलांस के तौर पे काम करके आप डॉलर में इनकम कमा सकते हैं। दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे काम कर रहे हैं, इंडिया से हज़ारों का वर्ड छोटा है, लाखों लोग फ्रीलांसर्स के तौर पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर स्किल सीख के। तो जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स रहती हैं। जावा इट्सेल्फ एक लैंग्वेज है, C++ है, और वेब डिज़ाइनिंग के हज़ारों कोर्स ऐसे हैं जो कि आपको इनकम बढ़ाने में और ख़ास कर फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर में कमाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, तो आपकी इस स्किल्स में इजाफा करके आपके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। ख़वातीन बच्चियाँ पाकिस्तान से इस वक्त भी काम कर रही हैं और लाखों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाखों में कमा रहे हैं। फ्रीलांस काफ़ी मुश्किल होता है शुरू में लेना, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन मुमकिन ये है कि अगर आप ये स्किल सीखेंगे तो हो सकता है कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, हो सकता है आपको उससे बेहतर इनकम आपको जावास्क्रिप्ट दे सके या आईटी की स्किल दे सकें। तो आज हम इस लेसन में, ये छोटी सी एक एप्लीकेशन है बच्चों के लिए, एक प्रैक्टिस क्विज है, एक प्रैक्टिस एप्लीकेशन है। और ये कह रहा है प्रोवाइड योर आंसर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये इंडेक्स फॉर्म में क्वेश्चन है और हम पूछ रहे हैं कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये चौथी पाँचवीं बच्चों को सिखाते हैं, पाकिस्तान में भी शायद सिखाते होंगे ये। तो 8 × 8 एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको रीड करेंगे 8⁻²। ये बेस वैल्यू है, बेस नंबर है, और ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स नोटेशन में इसको ऐसे लिखा जाएगा, और 8 × 8 एक्सपेंडेड फॉर्म में है। दोनों के आंसर सेम होंगे। 8 × 8 is 64 एंड 8⁻² इज़ ऑल्सो 64। तो मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है स्क्रिप्ट कि जी मेरा आंसर सही है, और मैं एक दफ़ा और एंटर करता हूँ तो पेज रीलोड हो गया और सही आंसर उसका 4 × 4 × 4 एंटर किया मैंने, सही आंसर लिखा हुआ आ गया। रिफ्रेश करते हैं और मैं गलत आंसर टाइप करता हूँ, 7 × 8 एंटर करते हैं तो ये मेरे पास क्रॉस का सिंबल आ गया। तो देखते हैं कि ये छोटी सी एप्लीकेशन किस तरह से बनेगी। 1 या 1.5 घंटा लगना चाहिए मेरे हिसाब से इस एप्लीकेशन को बनाने में, और ये बहुत सारी टॉपिक्स आपको, बहुत सारी स्किल्स आपको, बहुत सारी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स आपको इस लेसन में क्लियर होंगे। शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, इसको नाम मैंने दिया है इंडेक्स टू एक्सपेंडेड। डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। इसमें एक और फोल्डर है इमेजेस का, और इसमें सिर्फ 2 इमेजेस हैं, tick.png और cross.png। ये दोनों इमेजेस हमें यूज़फुल होंगी अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैं करता हूँ लेफ़्ट माउस क्लिक और ड्रैग करके मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के आइकन पर, और ये फाइल ओपन हो गई है, ये फोल्डर ओपन हो गया है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। इमेजेस का सब फोल्डर मौजूद है और ये मेन फोल्डर मौजूद है। हम करते हैं गेट स्टार्टेड के। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। डबल क्लिक करके इस फोल्डर को भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके सामने इंडेक्स टू एक्सपेंडेड नेम के सामने, और ये आइकन है नई फाइल क्रिएट करने के लिए। क्लिक करता हूँ मैं और इस फाइल को नाम दूंगा index.html। आपने यहाँ पे नज़र रखनी है, इस वक्त कोई फाइल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा, फाइल सेव, तो ये यहाँ पे एक इंडेक्स के नाम से, index.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। क्लोज कर देते हैं एक्सप्लोरर को, और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करूँगा और टैब दबाऊँगा, तो विजुअल स्टूडियो कोड ने एक बेसिक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दी है। इसको बेसिक HTML स्केलेटन भी कहते हैं। इसमें मैंडेटरी टैग्स मौजूद हैं, डॉक टाइप HTML, हेड टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और बॉडी टैग और क्लोजिंग HTML टैग वगैरह। ठीक है, मैं
ओपन कर लेता हूँ अपने वेब पेज को, जो कि इस वक्त एम्प्टी है। ये इस तरह से हमारा दिख रहा है वेब पेज या वेब एप्लीकेशन, जो कि एम्प्टी है। मैं चेंज करता हूँ साइज दोबारा से इसका, और डॉक्यूमेंट जो टाइटल है इसको मैं चेंज कर देता हूँ इंडेक्स टू एक्सपेंडेड, इंडेक्स टू एक्सपेंडेड कर देते हैं। फाइल करते हैं सेव, आप देखिएगा यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, ये टाइटल यहाँ पे चेंज हो गया। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें बॉडी एलिमेंट में जाना है अपने। ओपनिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग, ये बॉडी एलिमेंट है, और इसमें मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। हैश सिंबल टाइप करता हूँ मैं, और आई क्वेश्चन, मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं आईडी दे रहा हूँ आई क्वेश्चन की। मैं टैब दबाता हूँ और ये एक डिव क्रिएट हो गया। ये ओपनिंग डिव टैग है और ये क्लोजिंग डिव टैग है, जिसका एक एट्रीब्यूट है जो हमने दिया है, और वो है आईडी, और आईडी है इसकी आई क्वेश्चन। आईडी की मदद से आप एलिमेंट्स को सीएसएस में भी टारगेट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में भी टाइप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये हिस्सा जावास्क्रिप्ट में कहलाता है इनर एचटीएमएल। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, फाइल करके सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको एम्प्टी करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे अपना क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट की मदद से। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, एम्प्टी हो गया दोबारा से। एक और एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे H3 का, ये है हेडिंग 3, और मैं इसमें टाइप करता हूँ प्रोवाइड योर आंसर इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रोवाइड योर आंसर इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट। इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ वगैरह मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जाता हूँ हेड, क्लोजिंग हेड टैग से पहले, और मैं लिखता हूँ स्टाइल और टैब दबाता हूँ। एक ओपनिंग स्टाइल टैग और एक क्लोजिंग स्टाइल टैग क्रिएट हो गया, और मैं यहाँ पे H3 एलिमेंट्स को टारगेट कर लेता हूँ। H3 एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। वेब पेज पे जितने भी H3 एलिमेंट्स होंगे वो टारगेट हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक ही H3 एलिमेंट है। और मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ये बोल्ड है, तो मुझे बोल्ड नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ नॉर्मल। फाइल करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं, और ये फॉन्ट वेट नॉर्मल हो गया। इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम, कहते हैं 25 पिक्सल्स में भी बहुत होगा। फाइल करते हैं सेव अगेन और रिफ्रेश करते हैं, तो ये फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हमें एक यहाँ पे क्वेश्चन पॉपुलेट करना है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो अगर ये इनर एचटीएमएल है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, पहले 2 टाइप करूँ मैं, फाइल करूँ सेव, तो ये 2 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पॉपुलेट हो, और वो क्वेश्चन इस वजह से हम चाहते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना कि वो रैंडमली चेंज होगा। तो मैं टाइप करता हूँ स्क्रिप्ट SCRIPT और टैब दबाता हूँ, तो एक स्क्रिप्ट एलिमेंट क्रिएट हो गया, एक ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और एक क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग। ट्रेडिशनली स्टाइल यानी CSS और स्क्रिप्ट फाइल्स अलग से बनती हैं और उनको लिंक किया जाता है HTML डॉक्यूमेंट से। लेकिन हम चूँकि सीख रहे हैं, तो मैं दोनों चीज़ें एक ही पेज पे क्रिएट करूँगा ताकि कन्फ्यूजन कम हो यूज़र्स को। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि सेपरेट CSS फाइल कैसे क्रिएट की जाती है और सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे क्रिएट की जाती है और उसको लिंक कैसे किया जा सकता है। तो हमें टारगेट करना है इस एलिमेंट को। मैं जाता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर और मैं करूँगा लेट, बल्कि कॉन्स्ट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको नाम दे देते हैं कॉन्स्ट वी क्वेश्चन, और कॉन्स्ट इस वजह से यूज़ किया, लेट का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती हैं, लेकिन हम इस कांस्टेंट में हम एक एलिमेंट सेव करेंगे और वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और ID इस एलिमेंट की है आई क्वेश्चन। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, Ctrl+C करके भी कर सकते हैं आप, कॉपी करके Ctrl+V करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये एलिमेंट हमारा सेव हो गया है इस कांस्टेंट में, ठीक है। और कंसोल लॉग कर लेते हैं, console.log कंटेंट्स देखने के लिए वी क्वेश्चन के क्या हैं,
फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं और F12 हम दबाते हैं ताकि कंसोल खुल जाए। और आप देख रहे हैं कि लाइन 26 पे हमने कंसोल लॉक किया है वीक क्वेश्चन के कंटेंट्स को, और इस वेरिएबल में, इस कांस्टेंट में ये एलिमेंट मौजूद है div, जिसकी आईडी है आई क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चाहते हैं अपना क्वेश्चन इसके इनर HTML में यहाँ पे पॉपुलेट हो जाए। तो मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कहता हूँ वीक क्वेश्चन और डॉट इनर HTML। जो 2 मैंने थोड़ी देर पहले टाइप किया था वही मैं 2 टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। फाइल करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे कि ये इनर HTML दोबारा पॉपुलेट हो गया है, इस दफ़ा जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसका फॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है, तो इस एलिमेंट को भी टारगेट कर लेते हैं स्टाइल एरिया में जाके, हैश सिंबल और आईडी है आई क्वेश्चन और ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट, और मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल्स, काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया और आप देख रहे हैं कि इनर HTML इस वक्त पॉपुलेट हो गया है। हालांकि यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने इस हिस्से को पॉपुलेट कर दिया है। इस एलिमेंट को सेव किया हमने इस कांस्टेंट में और वी क्वेश्चन के नाम से, और ये मेथड है जावास्क्रिप्ट का जो आपकी हेल्प कर सकता है इस सिलसिले में। और हमने इस वी क्वेश्चन के इनर HTML को चेंज किया है, इस वक्त हमने हार्ड कोड किया है। ठीक है, अब हम ये हार्ड कोड नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि रैंडमली वैल्यू चेंज हो। तो मैं जाता हूँ ऊपर की तरफ और मैं कहता हूँ लेट, मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक और वेरिएबल और इस वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूँ वी बेस। तो ये इंडेक्स नोटेशन में हमारा बेस नंबर होगा, बेस। ठीक है, और एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का मैथ डॉट रैंडम ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये क्रिएट करेगा रैंडम नंबर। और इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग इट, मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ वी बेस। मैं करता हूँ इसको सेव और रिफ्रेश मैंने किया, तो ये वेरिएबल में एक रैंडमली नंबर जनरेट हो रहा है। मैथ डॉट रैंडम नंबर जनरेट करता है, 0 पॉइंट डेसिमल नंबर जनरेट करता है, 0 से शुरू होते हैं और उसके बाद 0 पॉइंट समथिंग से लेकर 0.99 तक जा सकते हैं। कभी भी यहाँ पे 1 जनरेट नहीं होगा। रिफ्रेश करता हूँ तो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, इनर HTML चेंज हो रहा है, जो भी नंबर जनरेट हो रहा है यहाँ पे, और वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। जो भी इनर HTML है यहाँ पे इस इनर HTML में आ रहा है, इस आई क्वेश्चन, इस एलिमेंट के, इसकी आईडी आई क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि 0 पॉइंट समथिंग है, कभी भी नंबर 1 नहीं आ रहा। अब हम चाहते हैं कि एक होल नंबर यहाँ पर नज़र आए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम्स 8 से। इसका मतलब है कि ये जो भी नंबर क्रिएट हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 8 और एक होल नंबर हमारे पास जनरेट हो जाएगा डेसिमल वैल्यू से पहले, और ये नंबर जनरेट होंगे 0 से लेकर 8 तक। रिफ्रेश करूं तो ये नंबर चेंज हो रहे हैं रैंडमली, और 0 से लेकर 8 तक के नंबर जनरेट होंगे डेसिमल से पहले। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये डेसिमल वैल्यूज गायब हो जाएं, हमें सिर्फ होल नंबर चाहिए। तो एक और मेथड है जावास्क्रिप्ट का मैथ डॉट राउंड करके, ये इन नंबर्स को राउंड कर देगा। ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस मैं यहाँ पे लगाता हूँ, फाइल करता हूँ सेव। अब डेसिमल वैल्यूज गायब हो जाएंगी और होल नंबर जनरेट होंगे 0 से लेकर 8 तक। नेक्स्ट हमें ये करना है कि हम नहीं चाहते कि 0 जनरेट हो, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक ऐड 1। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो नंबर जनरेट हो रहे हैं, अगर 0 जनरेट होगा तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 1। अगर 8 जनरेट होगा तो उसमें 1 ऐड होने के बाद हो जाएगा नंबर 9। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल में जो नंबर जनरेट होंगे वो सेव होंगे 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 जनरेट नहीं होगा। तो ये हमारा जो बेस था हमने वो क्रिएट कर लिया। अब हमें एक इंडेक्स भी क्रिएट करना है, तो मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इस वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं V इंडेक्स। 2 वेरिएबल हमारे पास आ गए हैं, 2 नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब ये नंबर तो हमें डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ये नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि दोनों नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हों,
और 2 वेरिएबल डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें करना पड़ेगी एक चीज़ क्रिएट, वो कहलाता है टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल क्रिएट किया जाता है, बैक टिक की होती है आपके कीबोर्ड पर, टैब के ऊपर है और नंबर 1 जो की है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो मैं बैक टिक दबा रहा हूँ, 2 दफ़ा मैंने दबाया। ये सिंगल कोटेशन नहीं, ये बैक टिक की है। और इसमें मैं टाइप करता हूँ डॉलर का सिंबल और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इस नोटेशन में हम एक वेरिएबल टाइप कर सकते हैं और वी बेस में दोबारा से इसमें डाल देता हूँ। फाइल करते हैं सेव और रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंज आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हम दूसरा वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो डॉलर सिंबल, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल लिख देते हैं वी इंडेक्स। फाइल मैंने किया सेव, रिफ्रेश किया, 2 नंबर जनरेट हो गए और दोनों साइड बाय साइड लिखे हुए आ रहे हैं। ये नंबर है वी बेस का और ये नंबर है वी इंडेक्स का। अब हम चाहते हैं कि ये नंबर एज ए सुपर स्क्रिप्ट हमें लिखा हुआ नजर आए तो ऊपर की तरफ, ताकि इंडेक्स नोटेशन हमारी सही से डिस्प्ले हो यूज़र को। तो उसके लिए टैग होता है सुपर स्क्रिप्ट का, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट सुब कीवर्ड सुपर स्क्रिप्ट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, और एक क्लोजिंग सुब टैग क्रिएट करेंगे हम, एंगल ब्रैकेट, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, फॉरवर्ड स्लैश और सुब एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये ओपनिंग सुपर स्क्रिप्ट टैग हो गया और ये क्लोजिंग सुपर स्क्रिप्ट टैग हो गया। देखते हैं क्या होता है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं तो ये नंबर एज ए सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है और इंडेक्स नोटेशन हमारी पूरी हो गई है। अब ये थोड़ा सा मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ वगैरह भी चेंज कर लेता हूँ। हम जाते हैं स्टाइल एरिया में और मैं सुपर स्क्रिप्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट कर लेता हूँ। एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। फॉन्ट साइज़ में चेंज करता हूँ सबसे पहले, और इस फॉन्ट साइज़ को हम कर देते हैं हाफ ऑफ व्हाट दिस फॉन्ट साइज इज। ठीक है, ये वाला ये 50 है, हम इसको कर देते हैं 25 पिक्सल्स। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं और ये सुपर स्क्रिप्ट का साइज़ थोड़ा सा चेंज हो गया जो मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा डिस्प्ले ऊपर करना चाह रहा हूँ। तो एक प्रॉपर्टी होती है CSS की वर्टिकल अलाइन की, और 30 पिक्सल्स ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। फाइल कर देते हैं सेव, रिफ्रेश कर देते हैं तो अब किसी कदर बेहतर इंडेक्स फॉर्म लिखी हुई आ गई है, 7 to the power of 8, 3 to the power of 3। अब एक इंडेक्स फॉर्म में क्वेश्चन आपको यूज़र को नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं यूज़र के पास कोई ऐसा तरीका भी हो जिसकी मदद से वो अपना आंसर टाइप कर सके। तो यूज़र को आंसर टाइप करने के लिए हमें एक और एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसको कहते हैं इनपुट एलिमेंट। तो मैं कहता हूँ इनपुट और मैं इसको ID दूंगा आई इनपुट। टैब दबाता हूँ मैं, एक और एलिमेंट क्रिएट हो गया हमारे पास। इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है टाइप जो कि टेक्स्ट के बराबर है और एक है ID जो कि हमने क्रिएट किया है, और हमने इसको ID दी है आई इनपुट की। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं तो एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट हो गया जिसमें यूज़र अपना आंसर प्रोवाइड कर सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। इनपुट एलिमेंट बहुत छोटा है तो इस इनपुट एलिमेंट को भी टारगेट कर लेते हैं। हम यूज़ करेंगे ID, तो हैश सिंबल और आई इनपुट ID है इस एलिमेंट की, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। मैं कहता हूँ विथ 250 पिक्सल्स दे देते हैं इसको, और हाइट दे देते हैं, हाइट कर देते हैं 40 पिक्सल्स की। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं अपना वेब पेज, और ये इनपुट एलिमेंट काफ़ी मुनासिब हो गया है, लेकिन इसका टेक्स्ट अभी भी बहुत छोटा है। तो टेक्स्ट का साइज़ कर देते हैं फॉन्ट साइज़, मेरा ख्याल 30 बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा। फाइल करते हैं सेव, 30 पिक्सल्स, रिफ्रेश करते हैं 4 times 4 times 4। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोट करें कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल के लिए मैं x टाइप कर रहा हूँ और ये x लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब भी x टाइप करे वो x कन्वर्ट हो जाए एक मल्टीप्लिकेशन सिंबल में। ऑल्ट की मैंने दबाई है अपने कीबोर्ड पर और न्यूमेरिक की पैड है मेरे पास 0 2 1 5। ये एक मल्टीप्लिकेशन सिंबल है और ये x सिंबल है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक की एक एप्लीकेशन में मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर x सिंबल नज़र आए, तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं इस इनपुट को यूज़र के। तो मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ स्क्रिप्ट
टैग में जाके अपने मैं कहता हूँ लेट वी करेक्ट आंसर, ठीक है। हम करेक्ट आंसर भी सेव करेंगे जो कि इस वक्त अनडिफाइंड है। तो ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें हम करेक्ट आंसर भी सेव करेंगे। और इसके बाद मैं क्रिएट करूँगा एक फॉर लूप जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। फॉर कीवर्ड, एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, दो दफ़ा टाइप हो गया, क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। तो ये फॉर लूप का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर और लेट करके आई के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और आई की वैल्यू मैंने इसको दी 0। आई मैं चाहता हूँ कि ये लूप रन हो जब तक कि ये इंडेक्स की वैल्यू रीच ना हो जाए। अगर 2 जनरेट हुआ है तो ये लूप 2 दफ़ा रन करे, और अगर 9 जनरेट हुआ है तो ये 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है। तो फाइल करते हैं सेव। अब ये 944 में मैंने कुछ गलती कर दी है। अच्छा, ये कहता हूँ लेस देन वी इंडेक्स सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। फाइल किया मैंने सेव और रिफ्रेश करते हैं। अब ये नंबर यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक जनरेट होंगे। रिफ्रेश करते हैं, 1 से लेकर 5 तक जनरेट होंगे, ठीक है। ये लूप रन हो रहा है, जो भी वी इंडेक्स की वैल्यू है, जैसे 3 है तो 3 दफ़ा रन होगा ये लूप। और मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू बैकटिक, दोबारा से टेम्पलेट लिटरल क्रिएट कर रहे हैं हम, और मैं करूँगा डॉलर का सिंबल टाइप और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट, ठीक है। और मैं इसको देता हूँ वी बेस, ठीक है जी। फाइल करते हैं सेव और वी करेक्ट आंसर को कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या है। console.log वी करेक्ट आंसर। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं और एक दफ़ा 6 लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, हालांकि इसका आंसर होना चाहिए 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6, ओके। 4 दफ़ा 6 लिखा हुआ आना चाहिए। और उसकी वजह ये है कि ये लूप तो 4 दफ़ा चला है, लेकिन ये हर दफ़ा इसने ओवरराइड कर दिया है इस आंसर को बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वल टू सिंबल। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ ताकि वैल्यू अपेंड हो जाए। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे ये लूप 4 दफ़ा रन हुआ है और ये 4 4 4 लिखा हुआ आ गया। बीच में हम चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी आ जाए, तो मैं इसमें कोड लगा देता हूँ यहाँ पे /U00D7 कोड है मल्टीप्लिकेशन सिंबल का। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं और ये शायद / होना चाहिए। फाइल करते हैं सेव एक दफ़ा और रिफ्रेश करते हैं और 2 टाइम्स 2, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ये सही आंसर यहाँ तक था 2 टाइम्स 2। रिफ्रेश करता हूँ मैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 और ये एक मल्टीप्लिकेशन सिंबल बिकॉज ऑफ दिस पीस ऑफ कोड यहाँ पे आखिर में भी लिखा हुआ आ गया। तो इसको कैसे अवॉइड करें? तो हम सबसे पहले कर देते हैं आई की वैल्यू 1, यानी कि जो भी जनरेट नंबर हो उससे एक कम दफ़ा ये लूप रन हो। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं 7 to the power of 3 करेक्ट आंसर होगा 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7। ये आंसर इस वक्त सही नहीं है, तो हम लूप से बाहर जाते हैं। वी करेक्ट आंसर इस वेरिएबल की वैल्यू एक दफ़ा और अपडेट कर देते हैं लूप से बाहर। कंट्रोल C और उसके बाद कंट्रोल V इज इक्वल टू बैकटिक $, एक ओपनिंग कर ली ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर ली ब्रैकेट, और यहाँ पे वी करेक्ट आंसर की जो भी वैल्यू थी कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर देते हैं और एक अपेंड कर देते हैं इसके साथ वी बेस। कंट्रोल C और कंट्रोल V। फाइल करते हैं सेव एक दफ़ा और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें 8 to the power of 4 एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8। रिफ्रेश करते हैं
3^2 एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 टाइम्स 3 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। 5^4 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो ये करेक्ट आंसर हमारे पास सेव हो गया है। अब हमें यूज़र ने टाइप करना है यहाँ पे 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, और हम ये चाहते हैं जब वो ये आंसर टाइप करे, एक्स टाइप करे, तो वो भी इस सिंबल के बराबर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये इनपुट एलिमेंट भी सेव करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, और हमें मालूम होना चाहिए कि यूज़र क्या टाइप कर रहा है। तो मैं जाता हूँ इस लाइन के नीचे और मैं टाइप करता हूँ, एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट वी इनपुट, और इस इनपुट में मैं इस वेरिएबल में मैं ये एलिमेंट सेव कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस एलिमेंट की आईडी है आई इनपुट। तो आई इनपुट हम करते हैं इसको सेव, और यहाँ पे मैं ये वेरिएबल भी डिस्प्ले कर देता हूँ कंसोल लॉग में, वी इनपुट, ठीक है, देखने के लिए कि इस एलिमेंट में क्या कंटेंट सेव है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, तो ये वी क्वेश्चन सेव कर रहा है हमारे इस एलिमेंट को, और वी इनपुट जो है इस एलिमेंट को सेव कर रहा है। इसको कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, CONST, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमें मालूम करना है कि यूज़र ने क्या किया, तो उसके लिए हमें एक ऐड इवेंट लिस्टनर करना पड़ेगा, एक जासूस लगाना पड़ेगा, वी इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। यूज़र जब इस इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करे तो हमें पता हो, तो हम चाहते हैं कि कौन सा इवेंट लिसन हो, वो की प्रेस का, और जब कोई भी की प्रेस हो तो एक फंक्शन रन हो जाए, एनोनिमस फंक्शन। और फंक्शन रन करने का फॉर्मेट क्या है, फंक्शन कीवर्ड, ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और क्लोजिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। अब इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, और इफ़ का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट भी यही है, इफ़ कीवर्ड, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, उसको नाम देते हैं ई, और मैं कहूँगा इफ़ ई डॉट की इज़ इक्वल टू सिंगल कोटेशन में कैरेक्टर एक्स, ठीक है, और मैं एक वर्टिकल बार टाइप कर रहा हूँ 2 दफ़ा, इसका मतलब होता है और इफ़ ई की इज़ इक्वल टू सिंगल कोटेशन में एस्टेरिस्क, ठीक है। अगर यूज़र एक्स टाइप करे या ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल टाइप करे तो क्या हो, वी इनपुट डॉट वैल्यू, यानी यूज़र ने जो भी टाइप किया वो बराबर हो जाए, एक और टेम्पलेट लिटरल क्रिएट कर देते हैं बैक टिक के साथ, डॉलर, और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट, वी इनपुट डॉट वैल्यू, और इसके साथ क्या अपेंड हो, मल्टीप्लिकेशन सिंबल अपेंड हो जाए। तो Ctrl+C और Ctrl+V। अब करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, और 7 टाइप करता हूँ मैं, x टाइप करता हूँ, तो आप देखें कि इस कोड की वजह से मल्टीप्लिकेशन सिंबल आ गया है, लेकिन इसने चूँकि मैंने x कीवर्ड दबाया था वो भी टाइप हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ये x टाइप ना हो, तो हम थोड़ा सा जाते हैं यहाँ पे, और e.prevent डिफ़ॉल्ट का एक मेथड है, उससे क्या होगा कि जब भी हम x दबाएंगे तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है यानी x टाइप नहीं होगा। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, अगर मैं 6x दबाऊं तो इस वक्त मल्टीप्लिकेशन सिंबल टाइप हो गया, और मैंने x का कीवर्ड दबाया था, x की की दबाई थी मैंने। तो इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं और फाइल करते हैं सेव, एक दफ़ा और रिफ्रेश करते हैं, सही आंसर है 3 टाइम्स मैंने x दबाया है जो कि कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन सिंबल में, एक और दफ़ा 3x और एक और दफ़ा 3, और ये मैंने सही आंसर टाइप कर। और ताकि इसका डिस्प्ले भी अच्छा लगे तो मैंने एक स्पेस यहाँ पे दी है और एक स्पेस यहाँ पे दी है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8। अब हमें
ये वैल्यू भी जो यूज़र ने टाइप की है वो भी एक वेरिएबल में सेव करनी है। तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा ऊपर और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर दूँगा। मैं कहूँगा लेट वी प्रोवाइडेड आंसर। ये वो आंसर होगा जो कि यूज़र ने प्रोवाइड किया है। और हम थोड़ा सा जाते हैं नीचे दोबारा से और एक एल्स की कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे ELSE, एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। अगर एक्स टाइप किया तो ये हो जाए, एक्स टाइप किया तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिवेंट हो जाए और एक मल्टीप्लिकेशन सिंबल आ जाए जो भी यूज़र ने टाइप किया। एल्स क्या हो, वी प्रोवाइडेड आंसर शुड बिकम इक्वल टू वी इनपुट डॉट वैल्यू। अब हमने इस वेरिएबल में ये इनपुट डॉट वैल्यू सेव कर ली है। इसको कंसोल लॉग करके देख भी लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग वी प्रोवाइडेड आंसर, सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं। 7 टाइम्स 7 और मैं एक और दफ़ा एंटर करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि करेक्ट आंसर 7 टाइम्स 7 डिस्प्ले हो गया। लेकिन करेक्ट आंसर, सॉरी, जो प्रोवाइडेड आंसर है वो भी सेव हो गया। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे लाइन 68 पर, लाइन 68 पे करेक्ट आंसर है और लाइन 64 पे ये प्रोवाइडेड आंसर भी सेव हो रहा है जो यूज़र ने टाइप किया है। लेकिन गड़बड़ इसमें ये है क्योंकि ये यहाँ पे हम डिस्प्ले में एक गैप दे रहे हैं, एक स्पेस दे रहे हैं, तो वही आंसर सेव हो रहा है। तो अब हमें इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए एक मेथड होता है डॉट रिप्लेस का, जावास्क्रिप्ट में रिप्लेस का एक ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी भी स्पेस को। तो फॉरवर्ड स्लैश और बीच में एक स्पेस डाली है मैंने और कॉमा लगा के मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा एक एम्प्टी जगह से। ठीक है, तो फाइल करता हूँ मैं सेव और रिफ्रेश करता हूँ और मैं 4 टाइम्स 4 दबा के एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे कि पहली स्पेस ये गायब हो गई, लेकिन दूसरी स्पेस, ये वाली स्पेस गायब हो गई है, लेकिन ये स्पेस मौजूद है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे आप जी का एक जी टाइप कर दें, फाइल करें सेव और रिफ्रेश कर दें। इस जी का मतलब ये कि जितनी एम्प्टी स्पेसेस तलाश करे उन सबको रिप्लेस कर दे, सारी रिमूव कर दे। ठीक है, तो मैं करता हूँ 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 और एंटर करता हूँ। आप देखें कि ये जो करेक्ट आंसर जो सेव है लाइन 68 पे डिस्प्ले हो रहा है, वही आंसर हमारा यूज़र ने प्रोवाइड किया है और वो इस वेरिएबल में सेव हो गया है जो कि लाइन 64 पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब हम अपने करेक्ट आंसर को प्रोवाइडेड आंसर से कंपेयर कर सकते हैं और यूज़र को बता सकते हैं कि जी उसका आंसर सही है या गलत है। तो मैं जाता हूँ एल्स के बाद दोबारा से मैं कहता हूँ इफ़ कंडीशन, एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ़ ई डॉट की इज़ इक्वल टू एंटर, यानी यूज़र अपना आंसर टाइप करने के बाद एंटर की दबाएगा। अगर ऐसा हो और उसके अलावा यानी एंड, ये M% का साइन का मतलब है दो कंडीशन में चेक कर रहा हूँ। एक तो यूज़र ने एंटर की प्रेस की, इफ़ वी प्रोवाइडेड आंसर इज़ इक्वल टू 3 इज इक्वल टू साइन का मतलब है हम कंपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंबल इज इक्वल टू का हम इस वैल्यू को कह रहे हैं कि वो इस वैल्यू के बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमने 3 दफ़ा ये साइन दिया, उसका मतलब है हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर प्रोवाइडेड आंसर वी करेक्ट आंसर के बराबर है तो यूज़र के पास एक अलर्ट आ जाए और वो अलर्ट क्या है, हाँ, फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं 8 टाइम्स 8 प्रेस करता हूँ मैं एंटर, तो एक अलर्ट आना चाहिए, का एक अलर्ट आ गया। ठीक है, अब अगर ऐसा ना हो तो क्या करें, तो एक और एल्स कंडीशन और उसमें मैं ये सारा इफ़ करता हूँ, मैं ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट। इफ़ ई डॉट की
इज इक्वल टू एंटर, यानी यूजर ने एंटर प्रेस किया, लेकिन वी प्रोवाइडेड आंसर इज नॉट इक्वल टू वी करेक्ट आंसर। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी करके, और जब हम कहें कि इसके बराबर अगर ना हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इज इक्वल टू साइन। ठीक है, इसका मतलब ये कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ये आंसर जो यूज़र ने प्रोवाइड किया वो बराबर है वी करेक्ट आंसर के, जो हमने आगे यहाँ पे सेव किया है, तो ये हो जाए। लेकिन अगर यूज़र ने एंटर की प्रेस की हो और उसका आंसर इस करेक्ट आंसर के बराबर ना हो तो ये है इफ़ नॉट इक्वल टू, इस एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू साइन। तो क्या हो, यूज़र के पास एक और अलर्ट आ जाए और वो कहे कि ओ नो। तो देखते हैं कि जी हमारा स्क्रिप्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फाइल करते हैं सेव, रिफ़्रेश करते हैं, एक दफ़ा और रिफ़्रेश कर लेते हैं। 2 × 2 × 2, ये मैंने सही आंसर टाइप किया है, एंटर किया तो आहा लिखा हुआ आ गया। अब इसको गलत कर देते हैं, ×3 कर देते हैं, एंटर करते हैं तो ओनो लिखा हुआ आ गया। तो बेसिक फंक्शनैलिटी हमारे पास आ गई है स्क्रिप्ट की। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि बजाय ये अलर्ट के यहाँ पे एक टिक सिंबल नज़र आए, क्रॉस सिंबल नज़र आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगी एक और क्लास क्रिएट। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, डॉट से CSS, क्लास को टारगेट कर रहे हैं जो कि क्लास अभी बनी नहीं है। मैं कहता हूँ टिक CSS। ठीक है, ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट, ये हमने सिर्फ क्लास अपने CSS में क्रिएट कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि जी बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज का URL क्या है, URL है इमेजेस का फोल्डर, और इस फोल्डर में इमेज का नाम है टिक PNG। ये इमेज में डिस्प्ले करना चाहता हूँ अगर यूज़र का आंसर सही हो तो। इमेजेस का फोल्डर और इस फोल्डर में टिक PNG इमेज मौजूद है, और इस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए बैकग्राउंड साइज़ भी हमें करना पड़ेगा। बैकग्राउंड साइज़ हो जाएगा 30 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, तो फाइल करते हैं सेव और जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के एरिया में, और अगर आंसर सही है वी इनपुट डॉट सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, वी इनपुट की जो हमारी इनपुट फील्ड जो हमने इस वेरिएबल में सेव की है, हम उसको एक क्लास चेंज करना चाहते हैं, क्लास का एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, और उस क्लास का नाम दिया है हमने टिक CSS। देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, 5 × 5 मैंने एंटर किया, आहा लिखा हुआ आ गया, ओके किया मैंने, तो ये टिक सिंबल दर्जनों दफ़ा लिखे हुए आ गए। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक टिक सिंबल आए, तो मैं जाता हूँ दोबारा से CSS में और मैं कहता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, सही आंसर टाइप करते हैं, 4 × 4 × 4 × 4 एक दफ़ा और एंटर किया, आहा लिखा हुआ आ गया, और ये टिक सिंबल यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे नज़र आ रहा है राइट साइड पे। तो बैकग्राउंड पोजीशन राइट, फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, 7 × 7 × 7 एंटर किया मैंने, आहा लिखा हुआ आ गया, और ये टिक सिंबल राइट साइड पे नज़र आ गया। ठीक है, अब अगर आंसर गलत हो तो क्या हो, तो उसके लिए एक और क्लास क्रिएट कर देते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल C और कंट्रोल V। इस क्लास को दे देते हैं नाम क्रॉस CSS का। क्रॉस CSS का इसमें इमेज चेंज कर देते हैं क्रॉस PNG, और इसमें जहाँ पे आंसर गलत हो तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कंट्रोल V करके, और अगर आंसर गलत हो तो क्रॉस CSS की क्लास अप्लाई हो जाए। फाइल करते हैं सेव एक दफ़ा और रिफ्रेश करते हैं, सही आंसर टाइप करता हूँ मैं, एंटर प्रेस किया मैंने, टिक आ गया, एक दफ़ा और गलत आंसर टाइप कर देते हैं, एंटर किया मैंने, ओनो लिखा हुआ आ गया, और ये क्रॉस का सिंबल आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन हो, और वो जब यूज़र बटन प्रेस करे, एंटर प्रेस करे, तो ये सवाल जो है ये क्वेश्चन रिफ्रेश हो जाए। इस दफ़ा अगर मैं इस वक्त एंटर कर रहा हूँ तो
कुछ हो नहीं रहा है, वो पुराना सवाल ही मौजूद है। और एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं ये अलर्ट्स को डिसेबल कर देता हूँ ताकि हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। तो कंट्रोल// मैंने दबाया, ये चीज़ें कमेंट आउट हो गई। इसका मतलब ये कि ब्राउज़र इस लाइन ऑफ कोड जो कि लाइन 81 है और इस लाइन ऑफ कोड जो लाइन 86 है, इन दोनों को रीड नहीं करेगा। रिफ्रेश करते हैं, 6 × 6, एंटर दबाया मैंने, टिक लिखा हुआ आ गया, अलर्ट हमारा गायब हो गया। अब हम चाहते हैं कि बटन यहाँ पर आ जाए, तो जाते हैं HTML एरिया में और यहाँ पे बटन क्रिएट करते हैं और उसको हम ID दे देते हैं IBTN, और ये हमने बटन क्रिएट कर दिया है जिसको ID देती है BTN। इसको लिख देते हैं रीलोड। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं और ये रीलोड का बटन यहाँ पर आ गया है, जो कि फंक्शनैलिटी अभी नहीं है। 7 × 7 × 7 अगर मैं रीलोड दबाऊं तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो ये टिक लिखा हुआ आ गया। हम चाहते हैं कि जब ये यूज़र एंटर प्रेस करे तो कर्सर यहाँ पर आ जाए, ये बटन रीलोड कर दे दोबारा से इस क्वेश्चन को। तो बटन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जाते हैं CSS एरिया में, बटन को टारगेट करते हैं और एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट, और मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 80 पिक्सल्स और हाइट मेरा ख्याल है 30 पिक्सल्स कहीं सही रहेगी। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया और थोड़ा सा साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा 100 पिक्सल्स विथ। सेव, रिफ्रेश और हाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 35 पिक्सल्स और कलर चेंज कर देते हैं वाइट, ताकि ये राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगे। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश किया और एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं ताकि बटन हमारा थोड़ा सा खूबसूरत लगे। फाइल किया मैंने सेव, रिफ्रेश किया और एक बॉर्डर रेडियस भी आ गया है, ठीक है। अब फंक्शनैलिटी देनी है तो हम इस बटन को टारगेट करेंगे, एक वेरिएबल में सेव करेंगे। मैं कहता हूँ कि यहीं पे टारगेट कर लेते हैं इसको, लेट VBTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID है इसकी बटन की IBTN। फाइल किया मैंने सेव, रिफ्रेश करते हैं और इस बटन की मदद से इस बटन पे एक इवेंट लिस्नर लगा देते हैं। हम जाते हैं नीचे और यहाँ पे हम कहेंगे VBTN.add इवेंट लिस्नर, और किस इवेंट लिस्नर करना चाहते हैं हम, क्लिक के यूज़र जब क्लिक करे तो फंक्शन रन हो जाए एनोनिमस, और इसको हम एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं इसमें f के नाम से, एक ओपनिंग कर दी ब्रैकेट और एक क्लोजिंग कर दी ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर बटन क्लिक हो तो क्या हो, इफ कंडीशन f.g इज इक्वल टू एंटर, और एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है location.reload, ये पेज को रिफ्रेश कर देगा। फाइल करते हैं सेव, देखते हैं कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। रिफ्रेश करते हैं, रीलोड मैंने बटन दबाया, फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश किया मैंने, रीलोड का बटन दबाया तो ये रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे गलती की थी, असाइनिंग ऑपरेटर। तो रीलोड दबाते हैं, पेज रिफ्रेश हो गया। 1 × 1 × 1 × 1 एंटर किया मैंने, आंसर सही है। एक दफ़ा और एंटर करते हैं तो अब कर्सर को जाना चाहिए एंटर के बाद इस बटन के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो क्या करना चाहिए हमें कि जब यूज़र ने एंटर की प्रेस की तो BTN, हम जाते हैं इनपुट ऐड इवेंट लिस्नर में, यूज़र
ने की एंटर प्रेस की, यहाँ पे एंटर की प्रेस की उसने, ये क्लास चेंज हुई और VBTN डॉट फोकस, ये डॉट फोकस का एक मेथड है। फाइल करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं, आंसर टाइप किया यूज़र ने 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, एंटर प्रेस किया तो कर्सर अगर आप देख सकें तो यहाँ पर आ गया है। मैं एक दफ़ा और एंटर प्रेस करूँगा तो ये पेज रीलोड हो गया। तो 3 टाइम्स 3, अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो कर्सर यहाँ पर आ गया है। मैंने एंटर प्रेस किया एक दफ़ा और तो ये आपका पेज रीलोड हो गया, नया क्वेश्चन सामने आ गया। अब हम चाहते हैं कि अगर यूज़र आंसर गलत टाइप भी करे, Ctrl+C, तो यही कुछ हो जाए। क्रॉस लिखने के बाद बटन पे कर्सर आ जाए। फाइल किया सेव, रिफ्रेश किया मैंने, गलत आंसर टाइप किया, क्रॉस लिखा हुआ आ गया, एक दफ़ा और प्रेस करूँगा मैं तो पेज को रीलोड होना चाहिए, जो कि पेज हो गया है। तो तकरीबन सारी फंक्शनैलिटी हमारी आ गई है। अब हमें थोड़ा सा फॉर्मेट करना है इसको। एक और काम अगर आप देखें तो हर दफ़ा मुझे क्लिक करना पड़ता है फोकस लाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। कर्सर को यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्लिक करना पड़ता है, हर दफ़ा मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। ये विन के अगर मैं रीलोड करूँ तो कर्सर यहाँ से गायब हो जाता है। तो इसका एक आसान सा तरीका है, अगेन इस इनपुट फील्ड को भी फोकस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस इनपुट एलिमेंट को सेव किया है इस वेरिएबल में, और मैं जाता हूँ यहाँ पे vinput.focus का मेथड अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। फाइल करते हैं सेव, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो कर्सर यहाँ पर आ गया, सही आंसर मैंने टाइप किया, एंटर दबाया, एक दफ़ा और एंटर दबाया, कर्सर दोबारा से यहाँ पे मौजूद है। तो फंक्शनैलिटी हमारी सारी आ गई है। अब थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा बीच में नज़र आए। तो मैं जाता हूँ दोबारा से अपने CSS एरिया में और मैं टारगेट करता हूँ बॉडी एलिमेंट को, और मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 80% की, और हाइट मैं इसको देता हूँ व्यू H, तो व्यू हाइट। फाइल सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए। लेकिन हमें एक और चीज़ करनी है, देखते हैं क्या हो रहा है इस वक्त। तो ये एलिमेंट्स एक ही लाइन में आ गए सारे के सारे। मैं कहता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फाइल करते हैं सेव, मैक्सिमाइज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और पेज सेंटर में नहीं है। इसका आसान सा तरीका ये है कि मार्जिन दे देते हैं इसको ऑटो। फाइल किया मैंने एक दफ़ा और सेव, रिफ्रेश किया, एलिमेंट्स हमारे सेंटर में आ गए हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं गैप देना चाह रहा हूँ इस बटन के बाद और इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो बटन पे चले जाते हैं और इसमें मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 20 पिक्सेल्स। फाइल मैंने किया सेव, रिफ्रेश किया मैंने, मार्जिन थोड़ी सी आ गई है, इसको बढ़ा देते हैं, 30 पिक्सेल्स कर देते हैं। फाइल मैंने किया सेव दोबारा से, और थोड़ा सा गैप बढ़ गया है, और हमारे पास एक एप्लीकेशन फुल्ली क्रिएट हो गई है। और मार्जिन आई क्वेश्चन में भी दे देते हैं, मार्जिन 30 पिक्सेल्स। फाइल करते हैं सेव एक दफ़ा और रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास किसी कदर बेहतर एप्लीकेशन डिस्प्ले भी हो रही है। तो 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 एंटर किया मैंने, सही या गलत का साइन आ गया, एंटर किया एक दफ़ा और, दूसरा क्वेश्चन रीलोड हो गया है, एंटर किया एक दफ़ा और, सही लिखा हुआ आ गया, और एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है।